पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूंगी कि स्त्रीवादी लेखन क्या है और स्त्री लेखन क्या है। क्या दोनों में कोई फर्क है? क्या आयोजक मंडल ने इस फर्क को मद्देनजर रखते हुए ये विषय चुना था? जहां तक मेरी अपनी समझ है, स्त्रीवादी लेखन स्त्रीवादी आंदोलन से बंधा हुआ है, एक वाद से, एक इज्म से बंधा हुआ है। स्त्रीवादी आंदोलन स्त्री की अस्मिता की बात करता है, उसकी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक समकक्षता की बात करता है। और मेरी आवाज इको हो रही है सर? जी। जी आप स्त्रीवाद बोले मैडम। जी जहां एक वाद से बंधा हुआ है, स्त्री के संघर्ष से बंधा हुआ है, वो आंदोलन का, स्त्रीवादी आंदोलनों का अकादमिक पक्ष है। और जब हम स्त्री लेखन की बात करते हैं, तो वो महिलाओं द्वारा रचा जाने वाला कोई भी साहित्य हो सकता है। वो परंपरागत हो, वो स्त्रीवादी हो, या वो स्त्रीवाद से परे अपना विस्तार तलाश रहा हो। ये मेरी अपनी समझ जो स्त्रीवादी लेखन और महिला लेखन के संदर्भ में है। हो सकता है मैं गलत हूँ, आप मुझे करेक्ट कर देंगे अगर आगे आने वाले जो हमारे चिंतक विचारक मेरे बड़े लोग हैं। तो स्त्रीवादी लेखन में हर कोई वो शामिल हो सकता है, पुरुष या स्त्री, जो स्त्रीवाद के उसूलों का हिमायती है। और स्त्री लेखन में वो महिलाएं शामिल हैं जो किसी भी विषय पर लिख सकती हैं, न कि सिर्फ स्त्री विषयों पर। स्त्री का रचा हुआ जो सब कुछ है वो स्त्री लेखन में आना चाहिए। स्त्रीवाद के परे जाएं तो सिर्फ स्त्री विमर्श नहीं, आज के परिवेश की, आज के विश्व की तमाम चीजें महिला लेखन में हमें नजर आनी चाहिए। क्या स्त्रीवादी आंदोलनों के धीमे पड़ने से महिला लेखन की रफ्तार भी कुछ कुंद हुई है? क्या उसकी धार भी कुछ कम हुई है? इस पर भी हम विचार करेंगे। सबसे पहले कि इस विषय को आज हमें क्यों उठाना पड़ रहा है। एक तरफ हम सुनते हैं कि महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। महिलाएं हमें वर्क प्लेसेस पे, कार्य क्षेत्रों में नजर आती हैं। शैक्षिक रूप से उत्थान हुआ है, आर्थिक रूप से उत्थान हुआ है, सामाजिक रूप से उत्थान हुआ है। फिर क्या आवश्यकता है कि आज हम स्त्री लेखन की बात कर रहे हैं? तो दुख से कहना चाहूंगी, दुख का ही विषय है कि जिन्हें हम देखते हैं और जिन्हें हम उत्थान समझते हैं, उनका प्रतिशत बहुत कम है। अगर हम आंकड़ों पर निगाह डालें तो 3 में से 1 स्त्री घरेलू हिंसा की शिकार है। विश्व में जितनी महिलाओं की आत्महत्या होती है, उसमें से 37% भारतीय महिलाएं हैं। स्त्रियों की जितनी हत्याएं या मर्डर होते हैं, उसमें 47% परिवारीजनों द्वारा होती हैं। कहीं ना कहीं उसमें उसकी आत्मचेतना जो है उसका रोल है। फिर हम कहते हैं कि यौन शोषण, अब पुरुष भी इससे सुरक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी यूएन की जो रिपोर्ट है उनके मुताबिक 95% से अधिक यौन शोषण स्त्रियों के साथ ही होता है। ये आंकड़े यूएन की रिपोर्ट के हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसका मतलब कि जो सुधार हम देख रहे हैं वो शायद हमारे, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे आसपास के लोगों के बीच सुधार है, लेकिन ओवरऑल महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। और मैं कहना चाहूंगी कि नजर आएंगे तुझको भी लहू के धब्बे, अपनी आंखें मेरी आंखों से बदल कर देखो। ये इफ़त जर्री साहिबा कहती हैं कि तुम्हें भी वो लहू के दाग नजर आएंगे, लेकिन स्त्री द्वेष का पर्दा आपको अपनी आंखों से हटाना पड़ेगा, नजरिया बदलना पड़ेगा, तो हमें समझ में आएगा कि जरूरत अभी है। इसलिए विषय की आवश्यकता तो है और हम आज इस पर बात भी कर रहे हैं। हर प्रकार का शोषण, जितने भी प्रकार का हो सकता है, वो सब, हर प्रकार के शोषण की भोक्ता स्त्री रहती है। कभी स्त्री के रूप में, कभी एक वर्ग विशेष के रूप में, कभी अपनी आर्थिक स्थिति के चलते, कभी अपनी जाति के चलते। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो स्त्री होने के नाते शोषण भोग रही है, वो जिस वर्ग विशेष से बिलोंग करती है, संबंधित है, उसके नाते भी ये शोषण उसे भुगतना है। तो उसका शोषण जो है वो दोहरा तिहरा हो जाता है। दोहरा तिहरा कई स्तरों का शोषण उसका हो जाता है। और ये शोषण
धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भी होता है। आप कुछ पुस्तकें उठा लें, तस्लीमा नसरीन की पुस्तक आप उठा लें, औरत के हक में, हर धर्म में कैसी कैसी मान्यताएं स्त्रियों से जुड़ी हुई हैं कि उन पर लिखने के कारण तस्लीमा नसरीन जैसे लोगों को निष्कासन झेलना पड़ता है। हम कह सकते हैं कि बहुत उग्र है, बहुत एक्सट्रीमिस्ट सोच है उनकी, लेकिन असत्य नहीं है, 100% असत्य नहीं हो सकता। तो हर धर्म में कुछ धार्मिक मान्यताएं ऐसी हैं जो कि स्त्री को दोयम दर्जे में, निचले दर्जे में रखती हैं। फिर साथ ही हमारा समाज कुछ ऐसे मिथक गढ़ लेता है कि जिनके कारण भी स्त्रियां शोषण सहती हैं। जैसे हम क्या कहते हैं कि पुरुष शारीरिक रूप से सक्षम था इसलिए वो मुखिया हुआ, स्त्री शारीरिक रूप से उससे कम थी इसलिए उसे दोयम दर्जा मिला। और मिथक इतने कभी कभी तीव्र होते हैं या उनको हम इतना आत्मसात कर लेते हैं कि विज्ञान भी उनसे अछूता नहीं रह पाता। विकासवाद की बात जब हम करते हैं तो हम कहते हैं कि क्योंकि स्त्रियां विकास की दौड़ में शारीरिक क्षमता के कारण पीछे रह गईं, इसलिए दोयम दर्जा उन्हें हासिल हुआ। जबकि राजकिशोर जी अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष कुछ पुनर्विचार में कहते हैं कि अगर आप ओलंपिक रिकॉर्ड्स देखें तो दौड़ने में, डिस्कस थ्रो में, चक्का फेंक में स्त्री और पुरुषों के रिकॉर्ड में कोई बहुत अंतर नहीं है। तो आप शारीरिक क्षमता का मापन किस आधार पर कर रहे हैं? प्रसव पीड़ा स्त्री सहती है, शारीरिक क्षमता का आकलन फिर कैसे हो पा रहा है? तो ये मिथक ही है कि स्त्री शारीरिक रूप से कमजोर है, बुद्धि के स्तर पर कमजोर है और स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। इस तरह के कुछ हमने मिथक बना लिए हैं और हम उन्हें मानते जा रहे हैं। स्त्री स्त्री की दुश्मन नहीं है। पितृसत्तात्मक समाज में निर्मित हुई स्त्री स्त्री की दुश्मन है, क्योंकि शरीर तो स्त्री का है, दिमाग उसको कौन सा मिला है? जो पितृसत्ता ने उसे दिया है। अब आगे हम इस पे बात करते हैं कि एक हमारा समाज जो काम करता है वो होता है तुलनात्मक श्रेष्ठता। पुरुष के कंपैरिजन में, मुकाबले में स्त्री को नीचा दिखाना, पुरुष की श्रेष्ठता साबित करना, और ये जाने अनजाने एक साजिश की तरह से है, एक षड्यंत्र की तरह से है। जैसे सुधा अरोड़ा जी ने अपनी पुस्तक एक स्त्री के नोटबुक, उसमें लिखा कि एक वैज्ञानिक है, वो एक गर्म पानी के ग्लास में, गर्म पानी के बर्तन में मेढक को डालता है तो मेढक कूद कर बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ वो सादे पानी में मेढक को डालता है, मेढक आराम से तैरता रहता है। धीरे धीरे पानी का तापमान बढ़ाता है, मेढक अपने आप अपने शरीर का तापमान एडजस्ट करता रहता है, भागने का प्रयास नहीं करता, पानी इतना गर्म हो जाता है कि वो उसमें मर जाता है। कुछ ऐसी ही स्थिति उनके अनुसार स्त्रियों की है। अनुकूलन की जो आदत उनकी डाली जा रही है, अनुकूल होते जाइए, जो कुछ है उस ताप को सहते जाइए। तो ताप सहते सहते वो ताप से इतनी इम्यून हो जाती हैं कि उस चीज को स्वीकार कर लेती हैं मृत्यु पर्यंत। तब तक वो उन चीजों को झेलती रहती हैं और वो अपने को उसके अनुकूल बनाती रहती हैं। ऐसे ही एक पेड़ का एग्जाम्पल दिया है। पेड़ को काटना हो तो आरी ना चलाएं। आदिवासियों की प्रथा है कि पेड़ को काटना हो तो आरी ना चलाएं, उसे घेर कर खड़े हो जाएं और उसे कोसना शुरू कर दें। तू सूख जा, तू मर जा, तुझ पर ईश्वर का कोप हो, और ऐसे कोसते रहें। तो उनकी मान्यता यह है कि कुछ दिन में पेड़ सूख जाता है और खुद ब खुद गिर जाता है। ऐसे ही अगर आप किसी स्त्री को कहेंगे तुम्हें आता ही क्या है, तुम ब्यूटी विदाउट ब्रेन हो, तुम ब्रेनलेस हो, कहते रहिए और कुछ समय बाद वो खुद को ब्रेनलेस मानने लगेगी, वो खुद को बुद्धिहीन मानने लगेगी। तो ये तुलनात्मक श्रेष्ठता जो है, जो हमारा समाज बनाता है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। फिर समाज में स्त्री, पहले हम कहते थे स्त्री की कोई जाति नहीं होती, ठीक है, हर वर्ग की स्त्री उच्च से उच्च घराने की हो और निम्न से निम्न तबके की हो, वो बहुत सी चीजें एक सी हैं जिन्हें स्त्री होने के कारण, अपने लिंग, अपने जेंडर के कारण सहती है। लेकिन समाज में हर स्त्री समवर्ग भी नहीं होती, पर हाँ, शोषण या जो सहने के उनके तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। जो आर्थिक स्थिति जिनकी बहुत अच्छी है वो स्त्रियां अलग प्रकार का शोषण सहती हैं,
जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, वो लेबर में तो अपनी हिस्सेदारी रखती हैं, परिश्रम में तो अपनी हिस्सेदारी रखती हैं, उनका शोषण अलग तरीके से होता है। जो पढ़ी लिखी नौकरी पेशा औरत है, वो दोहरे कार्यभार से पिसती है, उसके शोषण के पैमाने अलग होते हैं। जो गृहिणी है उसके अलग होते हैं। और ऊंचे तबके की स्त्री निचले तबके की स्त्री के साथ कैसा व्यवहार करती है, ये भी अलग है। तो स्त्रियां, सर आवाज इको हो रही है, तो स्त्रियां समवर्गीय नहीं है। पदानुक्रम है, स्त्रियों में भी वर्ग के आधार पर ओवरलैपिंग सर्कल्स हैं, और उन ओवरलैपिंग सर्कल्स के चलते वो कई स्तरों पर कई प्रकार का शोषण झेलती हैं। आगे चलते हैं तो राजेंद्र यादव जी बड़ा नाम है, बहुचर्चित नाम है, और कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन वो एक बात कहते हैं अपनी एक भूमिका, एक पुस्तक की भूमिका में लिखते हैं कि हमारे समाज ने स्त्री को दो हिस्सों में बांट लिया है, कमर के ऊपर की नारी और कमर के नीचे की औरत। हम जब बात करते हैं ऊपर की नारी की, तो हम कहते हैं मातृत्व, जननी, सहनशीलता, देवी, और कमर के नीचे की औरत के बारे में बात करते ही वो उल्टा हो जाती है, वो वैश्या हो जाती है, वो नरक का द्वार हो जाती है, वो जर जोरू जमीन के रूप में झगड़े फसाद का कारण हो जाती है। पुरुष की बात हम इस तरह दो हिस्सों में बांट कर नहीं करते। पुरुष बलशाली है, लेकिन मेधा भी है, बुद्धि भी है, सब कुछ है उसके पास। लेकिन स्त्री के लिए ये दो बिल्कुल डिफरेंट व्यू पॉइंट हमें नजर आते हैं। इन पर भी सोचने की जरूरत है कि दो हिस्सों में क्यों बांटा गया है, और क्या जब दिव्या जैसे उपन्यास में कहा जाता है कि वेश्या स्वतंत्र स्त्री है, या आम्रपाली जैसे उपन्यास में वेश्या को विदुषी दिखाया जा रहा है, या उमराव जान अदा में जो उमराव जान है वो तहजीब, तमीज, इल्म, कवित्री भी है वो, तो क्या कारण है कि जब हम वेश्याओं की स्वतंत्रता दिखाते हैं, उनकी बात करते हैं, तो वो विदुषी भी होती हैं, वो तेज भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं हम स्त्री की देह की स्वतंत्रता को रोकना चाहते हैं, और जहां उसकी देह की स्वतंत्रता उसे हासिल हो जाती है, वहां उसकी तेजी, उसकी गतिशीलता हमें नजर आती है। लेकिन फिर हम उन स्त्रियों को उल्टा, वैश्या या बाजारू औरत अपने साहित्य में ठहरा देते हैं। ये पिछली बातें हो रही हैं, आज के स्त्री लेखन से पहले की, उसका आधार क्या है। तो क्या वेश्याओं की चेतना का, उनके वैदुष्य का जो वर्णन हमारे उपन्यासों में, कथाओं में, उर्दू हिंदी में हुआ है, वो निराधार था, या कहीं स्त्री की चेतना उसकी देह से जुड़ी हुई है, और आम घरों की जो स्त्रियां जिनकी देह पर हम नियंत्रण कर रहे हैं, क्या हम उनकी चेतना को भी उसके अनुसार नियंत्रित कर रहे हैं। स्त्री लेखन का जो इतिहास है वो पहले शुरू हो जाता है। सर म्यूट कर दें अगर पार्टिसिपेंट्स को, तो थोड़ी सुविधा होगी। स्त्री लेखन का इतिहास काफी पहले शुरू हो जाता है। उर्दू में भी 1797 के आसपास से स्त्री साहित्य मिलने लगता है। हिंदी में भी हम सीमंतनी उपदेश जैसी रचनाएं देखने लगते हैं। सीमंतनी उपदेश जिसकी लेखिका को एक अज्ञात हिंदू औरत के रूप में लिखना पड़ा। बंग महिला, फिर हम आगे आते हैं दुखिनी बाला जो विधवा के जीवन पर लिखती हैं। ऐसे ही उर्दू में लुत्फुन्निसा इम्तियाज 1797 से शायरी शुरू कर देती हैं। लेकिन ये स्त्रियां खुलकर स्त्री विषयों पर नहीं लिख सकती थी। अज्ञात हिंदू औरत ने सीमंतनी उपदेश में बहुत ही विस्फोटक बातें कही हैं, लेकिन उस रचना का हश्र ये हुआ कि 100 साल तक उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया, जब तक डॉक्टर धर्मवीर जी ने उसे प्रकाशित नहीं कराया। फिर हम आते हैं हिंदी में महादेवी जी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, लेकिन क्या इनकी कोई साहित्यिक परंपरा आगे बढ़ने पाई? क्या इनको कोई ऐसा स्थान दिया गया मुख्यधारा साहित्य में या स्त्री लेखिकाओं के लेखन में कि इनकी कोई साहित्यिक परंपरा हम तक पहुंची हो? तो जो बिसार दी गई स्त्री लेखन की परंपरा, उसको भी पुनर्जीवित करना, पुनर्परिभाषित करना भी एक स्त्री लेखन का कार्य हो सकता है। अगर
साहित्य में स्त्रियों को प्रॉपर जगह दी गई होती। हिंदी साहित्य में, उर्दू साहित्य में, उर्दू में एक विधा है तज़किरे। तज़किरे में शायर का जिक्र होता है और उसके कुछ अशार मिसाल के तौर पर, उसके कुछ शेर मिसाल के तौर पर पेश किए जाते हैं। उर्दू में बेशुमार तस्करे लिखे गए तनकीद से, आलोचना से पहले, लेकिन स्त्री शायरों में उन शायरात का जिक्र उसमें नहीं होता है। बहुत कम तस्करों में कहीं एक दो कवित्रियों का, शायराओं का जिक्र होता है। तो अगर साहित्य में हमें मुख्य धारा में, स्त्रियों को मुख्य धारा में शामिल किया गया होता तो शायद हिंदी साहित्य के आधे इतिहास जैसी रचनाओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। और हिंदी उर्दू भारतीयता की बात करें, वर्जीनिया वुल्फ ने तो बहुत पहले एक बिशप का मत उद्धृत किया था कि शेक्सपियर के बराबर ना कोई स्त्री थी, ना है और ना हो सकती है। एक बिशप ने उनसे ये कहा। तो वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो स्थितियां हैं उनमें कोई भी स्त्री शेक्सपियर के बराबर हो ही नहीं सकती। अगर शेक्सपियर की भी कोई बहन होती जो उसी घर में पैदा होती और उसे वही बौद्धिक क्षमताएं मिली होती, तब भी उसका समाज, उसकी पारिवारिक स्थितियां उसे बच्चा पैदा करने, पालने और मर जाने तक ही शायद सीमित रख पाती। तो उन्हीं परिवार में, उन्हीं बौद्धिक क्षमताओं के साथ पैदा होने के बावजूद स्त्री क्यों कुछ नहीं कर पाती? क्योंकि उसका समाज, उसका परिवार, उसका परिवेश उसके लिए अलग मान्यताएं रखता है। सिमोन द बुआ का एक कथन सभी दोहराते हैं कि स्त्री पैदा नहीं होती, बना दी जाती है। आगे चलते हैं हम। अगर स्त्री लेखन की बात करें, लेखन की जो प्रक्रिया है, लिखने की जो प्रक्रिया है, तो सबसे पहले लेखन में स्त्री लिखेगी क्या? जो होगा है वही तो लिखा जाएगा, जो हम देख रहे हैं। तो स्त्री का, क्योंकि जो मुख्य स्पेस है वो परिवार है, सबसे पहले हम अपने परिवार की बात करेंगे। परिवार में जो कुछ हम देख रहे हैं, प्रेम संबंध, विवाहितर संबंध, मातृत्व की भावना, पारिवारिक घर के अंदर जो कलह, द्वेष, द्वंद नजर आते हैं, वही तो लिखा जाएगा। लेकिन स्त्री जो कुछ भी लिखती है वो क्योंकि उसका आत्मगत अनुभव है, उसने उसे भोगा हुआ यथार्थ है, तो उसमें एक उद्वेलन नजर आता है। हमें लगता है कि स्त्रियां जब लिखती हैं तो बड़ा आक्रोश होता है, बड़ी चीख पुकार होती है। तो आक्रोश तो उसमें ही होगा ना जिसने भोगा होगा, जिसने सहा होगा। तो स्त्री लेखन की प्रक्रिया में सबसे पहले जो विषय आते हैं वो वहीं से जुड़े होते हैं, जो उसका यथार्थ। अब क्योंकि स्त्री का जो दायरा है वो परिवार तक सीमित है, कम स्त्रियां हैं जो स्कूल कॉलेज, लड़कियां स्कूल कॉलेज पहुंच पाती हैं, नौकरी कर पाती हैं। और ये स्कूल कॉलेज नौकरी में आप ध्यान रखें, मैं उन इस लड़कियों की, स्त्रियों की बात नहीं कर रही जो आपको अपने चारों तरफ नजर आती हैं, जिन पर आपको लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही तेज, ज्यादा ही स्वच्छंद है। मैं एक मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ यहाँ पर, कि बहुत सी स्त्रियां जो स्कूल कॉलेज दफ्तरों के लिए निकलती भी हैं, तो उनका दायरा घर से स्कूल, घर से कॉलेज और घर से दफ्तर, इतना ही होता है। और साथ ही साथ समय भी निश्चित होता है। अगर आप अपने नियत समय से देर से पहुंचती हैं तो आपकी जवाबदेही भी बनती है। आपको बाहर निकलने की अनुमति दी गई है, लेकिन सशर्त अनुमति दी गई है। रोज़े अजल से तय ये हुआ था, जिस दिन से दुनिया बनी थी उस दिन से शायद ये तय कर लिया था। शायरा कहती है कि रोज़े अजल से तय ये हुआ था, कट जाएगी ऐसे ही मेरी उम्र जवाबदेही में, तेरी उम्र सवालों में। तो कहीं ना कहीं जब आप दफ्तर के लिए निकलती हैं, जब आप कॉलेज के लिए निकलती हैं, तो एक हड़बड़ी होती है घर नियत समय पर वापस पहुंच जाने की, जो तयशुदा समय है, और नहीं पहुंच पाती तो आपको यह डर होता है कि इसकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। क्यों देर हो गई, कैसे देर हो गई? तो जब आप इतनी हड़बड़ी में हैं, इतनी जल्दबाजी में हैं, एक तो घर तक आपका दायरा सीमित, अनुभव सीमित हो गए, बाहर आप निकले तो भी सीमित जगहों पर जाएंगे, और निकले भी तो इस हड़बड़ी में, इस जल्दबाजी में हैं कि क्या आप घटनाओं की सूक्ष्मता को परख पाएंगे? आप अपने चारों तरफ जो हो रहा है उसमें डूबकर उस अनुभव को महसूस कर पाएंगे इस हड़बड़ी, इस जल्दबाजी के बीच?
क्या ऐसा संभव है? तो एक बात स्त्री लेखन की प्रक्रिया में ये भी आ जाती है कि उनके अनुभव सीमित हो जाते हैं और उनमें कहीं न कहीं हमें लगता है कि गहनता भी कम हो सकती है। ये कमियाँ नहीं गिना रही हूँ मैं, ये उनकी सीमाएँ बता रही हूँ कि क्या सीमाएँ अब तक रह गई हैं। फिर स्त्री जब कुछ अनुभव करती है, अपनी स्मृति में लाती है, उसे व्यक्त करती है, तो अभिव्यक्ति के खतरे, पुरुष के लिए अभिव्यक्ति के खतरे उतने नहीं हैं जितने स्त्री के लिए हैं। सोशल मीडिया है, अभिव्यक्ति का बहुत अच्छा साधन है। आप सोशल मीडिया पर कुछ लिखिए, आपके इनबॉक्स में जिस तरह के कमेंट्स आएंगे तो लगेगा लोग आपको दिलासा दे रहे हैं कि आपने शायद अपने ही जीवन पर लिख दिया है। आपके जीवन में इतनी ही समस्याएं हैं और उस स्त्री को, उस लेखिका को कंधा देने वाले बहुत से आ जाएंगे। तो अभिव्यक्ति के जो खतरे हैं, आप जो कहना चाहती हैं आपका परिवार ही नहीं स्वीकार करेगा। आप जो कहना चाहती हैं पाठक आपको बहुत तेज, बहुत स्वच्छंद समझेगा। तो इस तरह की समस्याएं भी स्त्री लेखन के लिए आती हैं। फिर भाषा, स्त्री की भाषा की बात करिए। अब शुरू से तो हमारे कवियों ने आंखों की भाषा की बात की, भाव भंगिमाओं की बात की, चितवन की बात की, बोलने का तो मौका ही नहीं दिया, बोलने की तो बात ही नहीं की। तो हमारी भाषा क्या है? लाज का आवरण है, लज्जा हमारा गहना है। जब लज्जा है तो कहीं ना कहीं हम मौन भी रहेंगे, और मौन से फायदा क्या है कि मौन के आप कोई भी अर्थ निकाल लीजिए। जहां हाँ की जरूरत हो हाँ अर्थ ले लीजिए, जहां ना की जरूरत हो ना अर्थ ले लीजिए, और मौन में स्वीकृति तो निहित है ही। लेकिन मौन होते होते, लज्जाशील होते होते कहीं हम मूक तो नहीं हो गए, गूंगे तो नहीं हो गए। हमें भाषा दी गई बोलने की, तो हमें अपनी भाषा भी एक निर्मित करनी है, स्त्री की भाषा। उर्दू साहित्य में हम इस मामले में असमत चुगताई साहिबा के एहसानमंद हैं कि उन्होंने उर्दू में मुसलमान औरतों को एक भाषा उनकी अपनी कहानियों और नॉवेलों में प्रस्तुत की है, स्त्री की भाषा। रेख्ती एक विधा है उर्दू की जिसमें स्त्री की भाषा में शायरी होती है, वरना गजल में तो शायरा भले ही स्त्री हो, वो जिक्र अपना मुजक्कर या पुल्लिंग रूप में ही करती है। रेख्ती ने हमें ये मौका दिया था, लेकिन उसका भी उपयोग शायराओं ने कम किया, शायरात ने कम किया, शायरों ने ज्यादा किया, और मुंह का जायका बदलने का एक उससे जरिया बना लिया। तो स्त्री की भाषा की भी एक समस्या है। किसी प्रकार आप कुछ लिख भी लें तो लिखने के बाद क्या होगा, प्रकाशन के लिए कहाँ पहुंचेंगे। बिना कोई आक्षेप लगाते हुए, जो उच्च पदों पर प्रकाशक गण आसीन हैं उनमें से अधिकांशतः पुरुष वर्ग है, जो या तो आपके लिखे को सेकेंडरी समझेगा, द्वितीयक समझेगा, कि आपका लेखन जो है वो पुरुषों के समकक्ष नहीं है, क्योंकि वो तो चूल्हा चौका लेखन है ना, घरेलू लेखन है। तो जब आपको उसके समकक्ष नहीं समझेगा तो वो सम्मान, वो स्थान आपको, आपकी रचनाओं को नहीं दे पाएगा। छप जाएंगी आप, प्रकाशित हो जाएगा आपका लिखा, तो भी क्या होगा, वो क्यों होगा? क्योंकि स्त्री लेखन का भी एक खाना है प्रकाशकों के पास, ऐसा भी कुछ लिखा जाना चाहिए। और अगर वो देह से जुड़ा हो, स्वच्छंदता से जुड़ा हो तो और अच्छा है, क्योंकि उसे लोग शौक से पढ़ते हैं। नहीं छप पाए तो आप किसी ना किसी गुट में को ग्रुप से जुड़ना पड़ता है, या फिर बगैर किसी आक्षेप के कहूंगी कि आपको कुछ समझौते करने पड़ते हैं, आपसे बदले में कुछ मांगा जाता है। तो एक ये प्रकाशन की समस्या, इतनी विरोधी चीजों के बीच में स्त्री लिखे और लिखने के बाद अपना एक स्थान बनाए, तो उस स्त्री की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्त्री के लेखन में समस्याएं क्या क्या हैं। हम सुनते आए हैं कि प्रत्येक पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है। राजकिशोर जी कहते हैं कि प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे एक विफल स्त्री होती है। वो विफल स्त्री वो है जिसने अपनी महत्वाकांक्षाओं से समझौता किया है। आप बाहर जा सकें इसलिए अपना पूरा समय घर परिवार को समर्पित किया है। तो आपकी सफलता के पीछे अगर वो है तो कहीं ना कहीं वो खुद भी सफल हो सकती थी, लेकिन उसने इस बात से समझौता किया है। स्त्री लेखन के समक्ष चुनौतियों की गिनती करें तो जो उसकी सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बड़ा वरदान है मातृत्व।
कहते अच्छा नहीं लगता है, मैं भी माँ हूं, लेकिन यही उसके पांव की सबसे बड़ी बेड़ी भी बन जाता है। स्त्री को प्रकृति ने अगर मातृत्व की क्षमता दी थी तो ठीक है, बच्चे को पैदा करना, प्रजनन उसका दायित्व हो सकता है, लेकिन एक निश्चित उम्र तक उसका पालन पोषण करते रहना सिर्फ स्त्री का ही दायित्व क्यों हो सकता है? ऐसा होना क्या जरूरी है? तो वो मातृत्व जिसके लिए हम उसे इतना महिमा मंडित करते हैं, कहीं ना कहीं उसके पांव में की बेड़ी बन जाता है। उसके पास समय का अभाव हो जाता है। हमने अच्छी खासी पढ़ी लिखी स्त्रियों को ये कहते सुना है कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो दोबारा से शुरू करते हैं, तो फिर से शुरू करेंगे। फिर मातृत्व के बाद आ गया परिवार। परिवार आपकी प्राथमिकता है, लेखन आपका पार्ट टाइम है, सेकेंडरी है। और अगर आप नौकरी पेशा हैं, क्योंकि वर्जीनिया वुल्फ ने कहा था कि आपको अगर लेखन करना है तो एक कमरा अपना होना चाहिए और कुछ थोड़ा सा जेब खर्च। तो जेब खर्च अगर आपको चाहिए तो आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी होना पड़ेगा। तो पहला आपका जो कर्तव्य है वो परिवार के लिए। दूसरा, अपने को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना चाहती हैं तो नौकरी। फिर आप तीसरे लेवल पर जब आती हैं तब लेखन के लिए समय निकाल सकती हैं। ब्रिटेन में एक शोध हुआ जिसके अनुसार अगर स्त्री, विवाहित स्त्री अगर नौकरी पेशा भी है तो उसे अपने लिए एक दिन में 26 मिनट का समय मिलता है, औसतन। औसतन 26 मिनट, हर स्त्री को 26 मिनट नहीं, एक औसत निकाला कि हर दिन में 26 मिनट और हफ्ते में 3 घंटे। अब आप ये सोचें कि हर दिन में 26 मिनट पाने वाली स्त्री उस 26 मिनट का प्रयोग अपने स्वास्थ्य के लिए करे, अपने रिफ्रेशमेंट के लिए करे, या अपने लेखन के लिए करे, तो लेखन के चरम आनंद में वो डूब ही कैसे सकती है? अभी आपके दिमाग में कोई विचार उपजा और अभी दरवाजे पर दस्तक हुई, अभी कोई नया अंकुर फूटा और अभी खाना बनाने का वक्त हो रहा है। तो ये चुनौती शायद बड़ी ना लगे, लेकिन ये चुनौती है जो आपके सोचने में बाधा बनती है। इसके अतिरिक्त समाज के विरोध, परिवार के विरोध की बात, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है और कैसे अभिव्यक्त करना है, इस पर सबकी निगाह रहती है। अगर आप ये नहीं मानते हैं तो आपकी आत्मचेतना पारिवारिक संबंधों में आड़े आती है। आप स्वच्छंद हैं, आप तेज हैं, आप तो बहुत खुली हुई हैं, इस तरह की चीजें आपको सुननी पड़ती हैं। फिर एक और समस्या जो आती है कि जब स्त्री की साक्षरता की दर कम है, कम बच्चियां हैं जो स्कूल कॉलेज पहुंच जाती हैं, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो किताबें जो हमारी वैचारिकी को तैयार करती हैं, हमारे लिए एक बुनियाद बनाती हैं, क्या ऐसी किताबें वो बच्चियां पढ़ पाती होंगी? कोर्स से इतर की अच्छी साहित्यिक पुस्तकें वो पढ़ पाती होंगी? जब घर से बाहर ही नहीं निकल, कितनी लाइब्रेरीज वो जा पाती होंगी? तो भला हो हमारे इंटरनेट का, सोशल मीडिया का, कि घर बैठे बहुत कुछ उपलब्ध है, सकारात्मक भी नकारात्मक भी, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो दिमाग है वो खुल रहा है, हमारा जो फलक है वो विस्तृत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कमजोर वैचारिकी भी एक समस्या बनती है। सीमित अनुभवों की बात हमने की, आरोप आक्षेप भी लगाते रहते हैं। क्या आरोप? घरेलू लेखन है, चूल्हा चौका लेखन है। ठीक है, चूल्हा चौका लेखन है, घरेलू लेखन है, भाई हम स्त्री हैं, हम पहले अपने सर्वोत्तम अर्थों में स्त्री ही रहेंगे। हम अच्छे से अच्छा उसी फील्ड में लिख सकते हैं जिसका हमें तजर्बा हो। तो ठीक है, हमारी और पुरुष की दृष्टि में अगर लेखन में फर्क होगा तो वो भोक्ता और दृष्टा का होगा। देखने वाले का फर्क और भुगतने वाले का फर्क हमेशा उस लेखन में कायम रहेगा। स्त्री की संवेदनाओं का फर्क होगा। दूसरा आरोप क्या लगता है स्त्री लेखन पर? कि आसान विधाओं में लिखती हैं, कविता लिख ली, कहानी लिख ली, उपन्यास लिख लिया। बाजार जिन विधाओं को मांग रहा है उन्हीं विधाओं पर लिखती हैं। भाषा विज्ञान पर काम नहीं करेंगी, इतिहास लेखन पर काम नहीं करेंगी, शोध पर, आलोचना पर काम नहीं करेंगी। तो भाई, हमने जब काम देर से शुरू किया, साक्षरता देर से आई, पढ़ना लिखना देर से शुरू हुआ, तो हमसे कैसे ये उम्मीद की जाए कि हम फौरन आपकी बराबरी कर लेंगे? परवीन शाकिर ने कहा था
कि सूरज को देखने का सलीका कहाँ हमें, जब भी नजर उठाई रही आसपास शब। इतने सदियों से अगर अंधेरे में कोई है, आप उसको अचानक उजाले में ले आएंगे तो उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी, वो सूरज से आंखें नहीं मिला पाएगा, धीरे धीरे वो उजाले का अभ्यस्त होगा। आप हमसे ये उम्मीद क्यों करते हैं कि अचानक से अंधेरे से हम चमकते हुए उजालों में आ जाएं और आपकी बराबरी करने लगें? अगर आप स्त्री द्वेष को हटा कर देखें तो आपको समझ में आएगा कि स्त्रियों ने तेज गति से तरक्की की है और उन्हें अभी और मौकों की जरूरत है। फिर हम वही आरोप जो लगता है कि स्त्री स्त्री विषय पर लिखती है, तो इस आरोप को भी अब आज का लेखन जो है वो उससे बाहर आ रहा है। सिर्फ स्त्री विषय नहीं, बल्कि स्त्रियां अपने पर्यावरण, अपने परिवेश, जो कुछ भी आसपास नजर आ रहा है उन पर लिख रही हैं। वर्तमान कोविड-19 के संदर्भ में देखें तो मैं यही कहना चाहूंगी कि स्त्रियों की मुश्किलों में इजाफा ही हुआ है। जो स्त्री घर से बाहर निकलकर कुछ देर के लिए सुकून पाती थी, कुछ देर के लिए अपने पारिवारिक दायित्वों से अलग अपने व्यक्तित्व का एहसास कर पाती थी, वो भी कम हो गया। सब घर में है, काम बढ़ गया है, घरेलू सहायक उपलब्ध नहीं है, तो घरेलू हिंसा भी बढ़ी है। नौकरी छूट गई है घर के मुखिया की, वो हिंसा भी बच्चों और स्त्रियों पर ही निकल रही है, घर की महिलाओं पर ही निकल रही। तो क्या क्या बढ़ा? हिंसा बढ़ी। स्त्री के लिए समय का अभाव और बढ़ गया। उसके अनुत्पादक कार्य, क्योंकि घर के कार्यों को तो हम उत्पादक कार्य में जोड़ते ही नहीं, अनुत्पादक कार्य बढ़ गए। घर में होने के कारण यौन शोषण भी और बढ़ गया। और निचले तबकों में जहां खाद्यान्न की कमी हुई, राशन की कमी हुई गरीबी के चलते, वहां भी उनका सीधा असर पहले महिला और घर की लड़कियों पर पड़ता है। लेकिन फिर भी ये कोविड-19 जीवन को देखने का एक नया नजरिया दे रहा है। बहुत तेज गति से भागती जिंदगी पर एक ब्रेक लगाई है इसने, और शायद ठहर कर हम सोचें, देखें तो हो सकता है परिवार के अंदर रह रहे लोगों को भी स्त्री के महत्व का एहसास हो, उसके कामों की, उसके बोझ की गुरुता का एहसास हो। हम एहसास कर पाएं कि प्रकृति कितनी ताकतवर है और प्रकृति का दूसरा रूप जो मातृशक्ति है वो कितना बोझ घरों में उठा रही है। अब बस अपनी बात को खत्म करते हुए कहूंगी कि आज के स्त्री लेखन पर अगर हम आए तो हम पिछली पीढ़ी की तरह विकल्पहीन नहीं हैं। पहले हमारे सामने विकल्प बहुत कम थे। आज स्त्री जब सक्षम है, समर्थ है, तो विकल्पहीनता की स्थिति घट गई है। आज की स्त्री अपने परिवेश के प्रति ज्यादा सजग है। उसका अपने यथार्थ को तो उसे जीना ही है, लेकिन उसके जो सपने हैं वो उन पर भी बात करना चाहती है। उसकी अस्मिता यानी मैं हूं, इसका उसे एहसास है और वो बराबर इसको जताना भी चाहती है। मैं हूं और आप जानिए कि मैं हूं, मेरा होना आपको समझ में आना चाहिए। और एक जो देह मुक्ति की बात थी, वो देह मुक्ति का एक दौर बड़ी तेजी से आया था। अब स्त्री समझ रही है कि देह मुक्ति, यौन स्वच्छंदता ही सब कुछ नहीं, बुद्धि के स्तर पर मुक्ति चाहिए, बौद्धिक समकक्षता चाहिए, बौद्धिक सक्षमता चाहिए। आत्मचेतना अब भी उसकी राह में रोड़े अटकाती है, क्योंकि अगर स्त्री ज्यादा चेतन हो गई तो पारिवारिक संबंध दरकने लगते हैं। लेकिन फिर भी आज का स्त्री लेखन जो है, नई स्त्रियां जो हैं वो ज्यादा संवेदनशील हैं, ज्यादा विस्तृत फलक है उनके पास, और वो पूरी जिम्मेदारी के साथ लिख रही हैं। वो जानती हैं कि वो आज जो रच रही हैं वो अगली पीढ़ी को रचेगा, अगली पीढ़ी का निर्माण करेगा। ना आज स्त्री सिर्फ लिंग रह गई है, जेंडर रह गई है, ना आधा समाज रह गई है, आधी दुनिया रह गई है। वो समाज है और एक गतिशील समाज के रूप में अपने को मनवाना चाहती है। बिल्किस जफीरुल हसन की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी कि तुम्हारी वजह करदा जिंदगी जीती रहूं। वजह करदा मतलब तुम्हारी बनाई हुई, तुम्हारी वजह करदा जिंदगी जीती रहूं मैं, ये तुम क्यों चाहते हो। मुझे महफूज रखने का बहाना मत तराशो, मुझे मेरी सुरक्षा मत करो, मुझे महफूज रखने का बहाना मत तराशो। शुक्रिया, तुम्हारी तरह अपनी जिंदगी में आप जीना चाहती हूँ, मुझे जीने का हक
उतना ही है जितना तुम्हें है। तुम्हारी तरह मैं भी हसरतों तुम्हारी तरह मैं भी हसरतों और चाहतों से रोज मिलती हूँ। तुम्हारी तरह एक इंसान मैं भी हूँ। तुम्हारी तरह मुझको भी खुदा ने एक वजूद अपना दिया है। किसी कमतर खुदा की खल्क करदा क्यों समझते हो? जिस ईश्वर ने तुम्हें बनाया है उसी ने मुझे बनाया है। मेरा ईश्वर कोई उस तुम्हारे ईश्वर से छोटा नहीं था। किसी कमतर खुदा की खल्क करदा क्यों समझते हो? तुम्हारा जो खुदा है वही मेरा खुदा है। जिस ईश्वर ने तुम्हें बनाया उसी ने मुझे बनाया है। तो मुझे कुछ भी अधिक मत दो, कुछ भी मेरे ड्यू से, मेरे अधिकार से ज्यादा मत दो। मुझे देना है तो सिर्फ एक मानव की गरिमा दो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपने अपने वक्तव्य के माध्यम से इतना कुछ हम सभी को बता दिया कि जिसके कि हम लोग उम्मीद नहीं किए थे, और विश्वास मानिए कि जो हमारे प्रतिभागी गण हैं वह आपके इन शब्दों से इतना अभिभूत हैं कि हम लोग सामने चैट देख पा रहे हैं और उन्हें बहुत ही सकारात्मक जानकारी प्राप्त हुई, क्योंकि सामान्यतः महिलाओं के एंगल से